हेलो फ्रेंड्स, चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो थियरम है इसी का यूज़ करके हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। हम लोग इसके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे विदाउट प्रूफ, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं करता और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट वे से हम लोग स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है हमें उसको समझ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, if f of x is continuous on closed interval a comma b and integral of f of x dx is phi of x, then integral of f of x with respect to x from a to b is nothing but phi of x a to b and that is nothing but phi of b minus phi of a। अब बेटा ये स्टेटमेंट है इस थियरम का, फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का ये स्टेटमेंट है। अब ये कहना क्या चाहता है इसको पहले समझिए। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं किसी फंक्शन के लिए, तब ये जरूरी कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और कहाँ पर कंटिन्यूअस है? तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंक्लूड करने वाली इंटरवल में, मतलब इंटरवल हमेशा क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि इसी इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा डिफरेंट इंटीग्रल का लोअर लिमिट होता है, और इसी के अंदर जो अपर लिमिट का वैल्यू होता है वही हमारे यहाँ पर अपर लिमिट होता है। तो बेसिकली आपका दिया हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, इसलिए इस कंडीशन को इसके अंदर लिया गया है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पर। तो हम लोग जितने भी फंक्शंस का डिफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर के कंटिन्यूस फंक्शन दिए हुए रहेंगे। मतलब हम लोग जिस भी फंक्शन का डिफाइनाइट इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पर, ये एज्यूम करके चलना है, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस कंडीशन हो गई हमारे लिए। अब दूसरी चीज क्या है कि आप जिस फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हो वो फंक्शन का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देन के पहले का पार्ट सारा का सारा गिवन होता है थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको वो पता है तो बस आपको काम क्या रह जाता है फिर? देखिए, इसका इंटीग्रल है फाई ऑफ एक्स, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। तो आपने अपर लिमिट यहाँ पर लिखा, लोअर लिमिट यहाँ पर लिखा। इसका मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि आप इस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर निकालिए और उसमें से इस फंक्शन का इस पॉइंट पर का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि आप लोग फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। समझे? अब इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि सिंपली आपको ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो जो अंदर फंक्शन दिया है उसको इंटीग्रेट कीजिए, पहले उसका इंटीग्रेशन निकालिए, और फिर ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए फंक्शन में, जो भी इंटीग्रेशन आया है उसके अंदर उसका जो भी वैल्यू आता है वो लिखिए, दैट इज फाई ऑफ बी। फिर आप लोअर लिमिट के लिए उस फंक्शन का वैल्यू निकालिए और वो सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से। फॉर एग्जांपल, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता क्या है? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? लिमिट ऑफ सम वाली एक्सरसाइज देखी थी, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन तो निकाल रहे थे, मतलब डिफरेंट इंटीग्रल निकाल रहे थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा जाता था कैलकुलेशन। आप देखिए, जैसे उसी के अंदर का कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर 0 to 4 dx, मेरे ख्याल से उसके अंदर एक एग्जांपल है ये जो होमवर्क के लिए दिया था मैंने। अब आपको अगर ये निकालना है तो आप एफ ऑफ ए प्लस आर एच निकालेंगे, ए आपका 0 है, बी ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है जब आप डिफरेंट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम सॉल्व करना चाहते हो। लेकिन अभी अगर मान लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है ना, तो आप सिंपली ये पहले सॉल्व कीजिए, भूल ही जाइए कि यहाँ पर लिमिट है, मतलब आप दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए सिंपली। अब जो दिया हुआ फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि हमने इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रखा है। तो इंडिफिनिट इंटीग्रल के अंदर जितने अलग अलग टाइप के फंक्शंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन यहाँ पर आ सकते हैं।
तो डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल में फ़र्क क्या है? तो डिफिनिट इंटीग्रल में बस आपको क्या करना होता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहता है कि आप पहले तो दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए। तो आपने अगर इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x³/3। अब इन लिमिट्स का क्या करना है, तो जो भी इंटीग्रेशन आया है उसको एक ब्रैकेट कर दो, अपर लिमिट जो है राइट साइड में अपर प्लेस पर यहाँ पर लिख दीजिए और जो लोअर लिमिट है वो उसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक बार आप इस फंक्शन के अंदर 4 का वैल्यू रखिए। सो 4 का वैल्यू मैंने x की जगह पर रख दिया, क्योंकि ये आपका फंक्शन है ना आया हुआ, इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पर लिख रहे हो, वो भी एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगा, ये कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कैसे, तो उस पॉइंट को आप वेरिएबल की जगह रखते हो। सो वेरिएबल की जगह पर रखा तो क्या मिलेगा आपको 64/3। फिर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या लोअर लिमिट इसकी जगह पर रख रहे हो, तो 0/3 दैट इज 0, तो आपको क्या मिल रहा है 64/3 मिल रहा है। तो सिंपली ये आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली ये तो एरिया है इस फंक्शन में, ये फंक्शन का कर्व रहेगा, आप कर्व निकालिए और 0 से 4 तक बाउंड कीजिए, उसको बांध दीजिए 0 से 4 तक, और उस कर्व के नीचे आने वाले जितना भी क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्लेन सरफेस है कर्व के नीचे आने वाला, तो उसका एरिया ये आता है 64/3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन अब आप देखिए कितने 2-3 स्टेप में आपने ये कर दिया। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की वजह से। ठीक है, तो समझ में आया आपको, क्योंकि यही तो बेस है। मतलब ठीक है आगे प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ है कि जब भी आपको डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले आपको क्या आना चाहिए, इसलिए मैं कहता था कि इंडिफिनिट इंटीग्रल आना चाहिए अच्छे तरीके से। क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग दिए हुए फंक्शन को पहले इंटीग्रेट कर रहे हो और बाद में फिर सिंपल एक स्टेप कर देते हो कि जो भी इंटीग्रेशन आया है पहले अपर लिमिट पुट कर दो पूरे फंक्शन में, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो पूरे फंक्शन में, और सिंपल सा कैलकुलेशन कर दो, आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब डिफिनिट इंटीग्रल में नया कुछ नहीं है पढ़ने जैसा, है ना, क्योंकि आप लोगों को इंटीग्रेशन आना चाहिए इनडिफिनिट। तो अगर आप दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाते हो तो आगे का काम तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी कर लेगा। समझे बात को? तो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके आप लोग डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। अब बेटा इसके बाद में हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। ये प्रॉपर्टीज क्यों देखनी है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसे होता है कि आप इनडिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो ऑब्वियस नो डाउट हर एग्जांपल आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज से हमें हेल्प क्या मिलती है, तो ये प्रॉपर्टीज हमारे कैलकुलेशंस को कम करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, तो देखिए कुछ फंक्शन ऐसे आड़े टेढ़े होते हैं कि उनको इंटीग्रेट करने में बहुत समय चला जाता है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज जो मैथमेटिशियन ने ढूंढ के रखी है अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो उस फंक्शन को रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलती है, उसको बहुत सिंपल बना सकते हैं हम, और फिर एक बार सिंपल बन गया तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। सो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिनका यूज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन को, लेंथ को, उसके सोल्यूशन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमसे मिलने आ रही है वो कौन सी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फंडामेंटल थियरम समझ में आ गया है। बहुत ही आसान सा थियरम था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है प्रॉपर्टीज, ये मैं हेडिंग दे देता हूँ। सो ये प्रॉपर्टीज किसकी है, डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आप जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो अगर उसके लिमिट्स सेम हो तो उसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द जीरो। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिक वाली बात है कि अगर आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक ही है इसका मतलब आप जगह से हिले ही नहीं, क्योंकि आपका कर्व क्या होता है बेटा, अगर कर्व इतना है तो ऑब्वियस बात है कि कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट है आपका ए, और आपका ये जो एंड कर्व हो रहा है वहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट है बी। लेकिन आप कह रहे हो कि आपका लोअर लिमिट भी ए है और अपर लिमिट भी ए है, इसका मतलब है कि बस आपके पास एक ही तो पॉइंट है। तो आपके पास एरिया निकालने के लिए प्लेन सरफेस है ही कहाँ उस कर्व के नीचे, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। आप जहाँ पर हो आपके दोनों पॉइंट्स वही है, मतलब आपके पास प्लेन सरफेस ही नहीं है, कर्व ही नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो मतलब कर्व है आपका, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से कर्व रहेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि ये आपके फंक्शन का कर्व है, लेकिन आप लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट इतना ही लेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेते हो ये करते क्या हो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कर्व है लेकिन आपको बस इतने पोर्शन के नीचे का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका लोअर लिमिट बन जाएगा जो भी रहेगा, मान लीजिए ये है आपका डी और ये आगे का पॉइंट है, इसको ई बोल देंगे।
तो ये आपका लोअर लिमिट बन गया, ये अपर लिमिट बन गया। अब आप इस फंक्शन का जो भी रहेगा, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट डी रखेंगे, अपर लिमिट ई रखेंगे, डी एक्स, ये वैल्यू आप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बस इतने कर्व के नीचे का एरिया आपको फाइंड आउट करना था, तो आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट तय कर दिया। अब इनका ये कहना है कि जब आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक ही है, सेम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप एक पॉइंट चूज कर रहे हो, उसी को लोअर लिमिट बोल रहे हो, उसी को अपर लिमिट। तो यहाँ पर एरिया देखो, अगर आप थोड़ा भी मूवमेंट करते हो, लोअर लिमिट आपका यहाँ पर है और अपर लिमिट यहाँ पर है, तो आपको कम से कम इतना तो स्पेस मिल रहा है, इतना तो स्पेस नीचे मिल रहा है कर्व के नीचे। लेकिन अगर आप एक ही पॉइंट ले रहे हो तो आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा। तो अगर प्लेन सरफेस ही नहीं है तो उसका एरिया भी तो जीरो बन जाएगा। तो उस हिसाब से अगर सोचेंगे तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते ही हो प्रूव करना है इसको, तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। और वो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, a टू b dx, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ऑब्वियसली फाई ऑफ x इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है। सो इसके हिसाब से हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सो लेट ऐसे मान के चलेंगे कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो हमने फाई ऑफ एक्स मान लिया, ठीक है। आपकी जो मर्जी, जी ऑफ एक्स लिखना है जी ऑफ एक्स लिखो, एच ऑफ एक्स लिखो, जो मर्जी लिखना है लिखो, सिर्फ इसका इंटीग्रल कुछ ना कुछ आएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कि भैया मैं कुछ हूँ, जो भी इसका इंटीग्रल आएगा, जो भी आएगा वो मैं हूँ। तो ये बताने के लिए हमने फाई ऑफ एक्स लिखा है। अब यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है, तो जब ए टू ए आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स है तो लिमिट्स पुट कर दो उसके अंदर, फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ ए। ये कहाँ से लिखा आपने, इस थियरम की हेल्प से। तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो वही तो मिला फिर से, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल पहला प्रॉपर्टी था जो ध्यान में रखने के लिए कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपका पहला प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी डिफिनेट इंटीग्रल के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो आग बंद करके उसका आंसर जीरो लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी आता है हमारे पास, और वो है कि अगर आप दिए हुए फंक्शन के लिमिट्स इंटरचेंज करते हो तो क्या फ़र्क आता है। तो कुछ भी फर्क नहीं आता, बस साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर मेरे पास एक फंक्शन है और इसका लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, और अगर मान लीजिए मैं इसके लिमिट्स को, इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, जो यहाँ पर अपर लिमिट है मैं उसको लोअर लिमिट कहता हूँ और जो लोअर है उसको अपर कहता हूँ, तो बेटा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसा करना चाहोगे, कहीं पर भी एग्जाम्पल में आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको लिमिट्स को चेंज कराना है ऊपर और नीचे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, साइन चेंज करवाएंगे। तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है। सो कैसे प्रूव करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स। देखिए प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के अंदर कभी कभी प्रॉपर्टी का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आसान है, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन लास्ट की जो दो प्रॉपर्टीज है उनके प्रूफ पूछे जा सकते हैं, वो भी आसान है लेकिन फिर भी बता नहीं सकते। तो ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल लेट कह रहा हूँ मैं, मतलब इसका इंटीग्रल कुछ ना कुछ आने वाला है, तो मैंने फाई ऑफ एक्स लिखा है। सो इसका इंटीग्रल है फाई ऑफ एक्स। अब बेटा जब मैं इसका इंटीग्रल लिखूंगा, सो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है मेरे पास, और लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी, दिस इज इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मुझे इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स है। तो फिर बाद में रहता क्या है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो ये बन गया 1। अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, मेरे पास है। अच्छा आप इसी को क्या लिख सकते हो, देखिए इसमें से अगर आप मान लीजिए नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हो, तो अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज फाई ऑफ ए पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, दैट इज फाई ऑफ बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसको क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये अपर लिमिट हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा लोअर लिमिट। तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आपका दिया हुआ था, और आपने इसको लिखा लिमिट्स को चेंज करके, लिमिट्स की पोजीशन चेंज करके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, सिर्फ साइन चेंज हुआ। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप दिए हुए डिफिनेट इंटीग्रल के लिमिट्स का पोजीशन चेंज करते हो, तब ऐसी सिचुएशन में साइन जो होता है वो आपको चेंज करना होता है। ओरिजिनल इंटीग्रल का साइन अगर पॉजिटिव है, तो जब आप लिमिट्स की पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो आपको उसका साइन नेगेटिव लेना है। अगर ओरिजिनल में नेगेटिव है और आप अगर लिमिट्स की
पोजीशन चेंज करते हो तो जो नया आने वाला है उसका साइन आपको पॉजिटिव लेना है, मतलब साइन को अपोजिट साइन देना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है कि भैया आपके पास एक इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है आपको? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि जो आपका डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू होता है तो वो डिपेंड करता है आपके लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स पर। मतलब आपके पास एक फंक्शन होता है और वो डिफाइंड होता है किसी क्लोज्ड इंटरवल पर। तो आप अगर इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है एफ ऑफ एक्स पर। मतलब फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है, पहली बात। और दूसरी बात डिपेंड कर रहा है कि कहां से कहां तक किया है। सो इन दो चीजों के ऊपर आपके डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इस वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल रखता हूं तो क्या वो दोनों सही रहेंगे? मतलब यहां पर जैसे आपको ये दिया हुआ है तो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ टी इंटू डी टी? क्या मैं ऐसे चेंज डायरेक्टली कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल आप x और dx है, इसकी जगह पर आपके मर्जी का वेरिएबल आप चेंज करो, उससे ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का ही काम कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन के वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूव हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली लेट कहकर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, जो भी मर्जी ले लो, फाई ऑफ एक्स। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमने देखा तो इनडिफिनिट इंटीग्रल में जब भी हम लोग फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तब हमें एक कांस्टेंट मिलता था जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते थे। जैसे मान लीजिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, सिर्फ सिंपली इंटीग्रेशन लेता हूँ, तब मुझे फाई ऑफ एक्स प्लस सी मिलता है, सही है ना। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में ये सी गायब हो जाता है, कैसे? तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के बाद में ही मुझे ये बताना चाहिए था, मैं भूल गया बताना। अब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी तब हम लोग क्या लिखते हैं, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सिर्फ इंटीग्रेशन बोल रहा हूं मैं, लिमिट्स की बात नहीं करिए। जब मैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन होता है फाई ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि सिर्फ इंडिफिनिट इंटीग्रल में सी आता है। तो सडनली जब मैं डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं तो ये सी गायब कहाँ होता है? तो सिंपल है बेटा, क्या होता है जब भी आपको पता है कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर इसका वैल्यू फाई ऑफ एक्स प्लस सी है, सो जब आप डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फाई ऑफ एक्स प्लस सी बी एंड ए। अब आप लोग इसको आगे कैसे सॉल्व करते हो, आप इस फंक्शन के अंदर बी का वैल्यू रखते हो, मतलब फाई ऑफ बी प्लस सी, ये अपर लिमिट लिखने के बाद आपका वैल्यू आया फंक्शन का पूरे। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट लिखकर, लोअर लिमिट का वैल्यू इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर फाई ऑफ ए और सी बन जाएगा नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी खत्म हो जाते हैं, इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल के अंदर सी का कोई रोल नहीं होता। समझ में आई बात? तो ये फर्क भी समझ लेना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से ही इसकी उत्पत्ति होती है। ये बात हमें समझ में आती है कि सी यहाँ से हट जाता है। इनडिफिनिट इंटीग्रल में ऑब्वियसली आपके पास सी होता है, डिफिनिट इंटीग्रल में आपके पास सी नहीं होता, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यूज रखकर अपर लिमिट वाले वैल्यू में से लोअर लिमिट के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हो, तब सी आपका हट जाता है। ठीक है बेटा, तो ये शुरुआत में बताना था लेकिन ठीक है मैंने अभी बता दिया है। तो इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल में कभी भी आपको सी नहीं दिखेगा, और जब आप फाइंड आउट करते हो फाइनल वैल्यू उसके अंदर भी आपको वेरिएबल कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एरिया होता है, तो आपको सीधा सीधा नंबर मिलेगा कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि भैया फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ तो आएगा। तो अगर ये आ रहा है तो नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, और जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखने जाएंगे ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी का, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपको मिलेगा फाई ऑफ टी प्लस सी। मतलब देखिए एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन तो आएगा फाई ऑफ टी, लेकिन जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो भी बन जाएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम है, मतलब ये दोनों सेम है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव होती है। तो बेटा प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करना है और ध्यान में रखना है। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है तब डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के पोजीशन अदला बदली कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन बदलना पड़ता है। और थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कि अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो इस तरीके से ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म होती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमें देखनी है और वो क्या है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे, कब लिखा जा सकता है? इफ व्हेन बोलता हूं अभी मैं, व्हेन सी लाइज बिटवीन बी एंड ए। देखिए जब आपके पास कोई फंक्शन होता है, सो ये फंक्शन मान लीजिए यहां से आपने लिया है ए और यहां पर आपका सी पॉइंट, तो ये ए और सी के बीच में अगर कहीं पर भी आपके पास कोई पॉइंट है तो आप फंक्शन को डिवाइड करके लिख सकते हो, इंटीग्रल को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे डिवाइड कर सकते हो? तो जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और ए टू सी लिखा हुआ है, तो आपके पास अगर बीच में कोई पॉइंट है तो आप लोग इसको डिवाइड करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए बी यहाँ पर एक पॉइंट है, बस कंडीशन यही है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पर, बस कंडीशन यहाँ पर यही है कि जो आप मतलब इसको जो डिवाइड कर रहे हो तो ये जो पॉइंट है डिवाइड होने वाला वो इन एंड पॉइंट्स के बीच का होना चाहिए। इन दोनों के बीच का कहीं पर भी पॉइंट हो तो आप बिल्कुल डिफरेंट इंटीग्रल डिवाइड कर सकते हो। कैसे? देखिए ए टू सी था फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रल हमें निकालना, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी था, लेकिन बी दोनों के बीच में आता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो ए से बी तक का और फिर बी से सी तक का। मतलब क्या कर रहे हो आप, ए से बी तक का मतलब पहले ये वाला एरिया निकाल रहे हो और फिर बी से सी तक का डिवाइड करके निकाल रहे हो और फिर दोनों को ऐड कर रहे हो, तो आपको वही नतीजा मिलने वाला है, यही एरिया आपको फिर से मिलेगा। समझ रहे हो बात को? सो ये भी पॉसिबल होता है और ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल में बहुत जगह पर यूज करने के लिए मतलब काम में आ सकती है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी क्या है, समझिए कि आप इसको स्प्लिट कर सकते हो इंटरवल को, ए टू सी बड़ा इंटरवल अगर आपको लगता है तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसका एडिशन कर सकते हो, ठीक है। सो ए टू सी इस इंटरवल को आपने डिवाइड किया दो इंटरवल में जो है ए टू बी एंड बी टू सी, ठीक है। सो इसको प्रूव करना होगा। सो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा इसके बारे में सोचेंगे। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको पता है कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि लेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम लोग मान लेते हैं कि फाई ऑफ एक्स है प्लस सी, ठीक है। सो जब हम लोग ए टू सी निकालेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस तो हमें मिलेगा फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। ये इसको 1 बोल देंगे। फिर हम राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रल्स ले लेंगे, दैट इज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके लिख सकते हैं फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। फिर थर्ड वाला हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए बी टू सी, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ बी। तो अगर आप लोग 2 + 3 को ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो और अगर आपको 1 मिलता है तो आपका काम बन गया। सो एडिंग 1 है 2 एंड 3 आप लिख सकते हो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो और राइट को राइट में ऐड कर दो। सो अगर मैं लेफ्ट को ऐड कर रहा हूँ तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और राइट में अगर मैं एडिशन करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ बी। सो फाई ऑफ बी कैंसिल हो गए और बचेगा क्या, फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। सो क्या है फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए क्या है, लेकिन ये तो है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। सो इसका मतलब हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करके यहाँ पर बताई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट ही होती है, नहीं तो दिया ही क्यों रहता, ठीक है ना। तो सारी प्रॉपर्टीज अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखिए। लेकिन यूज़ में ये काफ़ी बार आ सकती है। मतलब देखो जब मैं एग्जांपल लूँगा तब आपको बताऊँगा कि देखते ही समझ में आता है कि हमें कब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है।
तो वहाँ पर वैसे चांसेस बनते हैं जब आपको ये यूज़ करना ही होता है। ठीक है, तो आसान होता है इसको सॉल्व करना जब इंटरवल्स डिवाइड, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार फंक्शन जो दिया हुआ रहता है तो वो इंटरवल्स में बांट के दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ए से बी तक कुछ अलग फंक्शन दिया है, बी से सी तक अलग दिया है, और फिर आपको डायरेक्टली ए टू सी फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तब हम लोग इसको बांट के कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, तो इंटीग्रेशन निकालने में भी आसानी हो जाएगी। तो जब फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है अलग अलग, मतलब इंटरवल्स अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए हैं, मतलब एक इंटरवल बड़ी है ए से लेकर तो सी तक है, लेकिन ए से बी तक अलग फंक्शन है, बी से सी तक अलग फंक्शन है। तो जब आप ए से सी तक फाइंड आउट करेंगे तो उसको स्प्लिट करना जरूरी होता है, तब ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी काम में आती है। ठीक है, सो दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी एंड हियर इज द प्रूफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो प्रूफ्स बहुत आसान है, बस आपको इस तरीके से लिखने को आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, तो 2-2 या 3-3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। सो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये है, देखिए आप फिफ्थ प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर 0 to a अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है, सो आप लोग इसको लिख सकते हो f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to a। सो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। जी बिल्कुल सही है। अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब देखिए प्रॉपर्टी के अंदर पहले तो प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, क्योंकि इसको यूज करना है आपको एग्जाम्पल के दौरान। तो हो क्या रहा है बेटा, ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है, मतलब आपके जहन में कब आना चाहिए, दिमाग में कब आएगा कि भैया ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखिए जब भी लोअर लिमिट 0 दिखेगा कंपलसरी, और अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोअर लिमिट अगर 0 दिखता है तो आप एक चांस ये वाला ले सकते हो, जिससे आपका फंक्शन रेड्यूस होने में आपको मदद मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी कहा कि आपके फंक्शन को सिंपल बनाएंगी। सो आप लोग अगर मान लीजिए एग्जांपल में आपको ऐसा फंक्शन दिया और आपको दिख रहा है कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट में कोई ना कोई नंबर है, तो आप इस फंक्शन को चेंज करके ऐसा लिख सकते हो। तो चेंज क्या किया है कि अपर लिमिट में से वेरिएबल, मतलब जो भी अंदर है उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। तो ये बात आपको समझनी है कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये यूज कब होगा, जब लोअर लिमिट 0 होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप इसकी जगह पर चेंज, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, सो अब इसको प्रूव करेंगे। अब इसको प्रूव करने का एक मैं आइडिया बता देता हूं आपको कि सब्स्टिट्यूशन कैसे ध्यान में रखना है। तो देखिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको एक्स की जगह पर इसको लाना है। ठीक है, आप एलएचएस लेके इसको प्रूव करवाने वाले हैं, और प्रीवियस प्रॉपर्टी जो हमने देखी उसका भी यूज करना है। सो सिंपल है। अब इसके आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज आएगी, ये फिफ्थ है, फिर सिक्स आएगी, सेवंथ आएगी, जो भी आएगी, इन सब में आपको यही दिमाग लगाना है कि रफ के अंदर, रफ में आपको ध्यान में रखना है कि इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है एज ए टी। रफ में, मतलब रफ जगह होती है ना हमारे पेपर पर, या फिर दिमाग में ध्यान में ले लो कि जो भी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जो दिख रहा है फंक्शन के अंदर वेरिएबल, तो a माइनस एक्स की जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर इससे x का वैल्यू निकालो। सो x को राइट में लेके जाओ और इसको लेफ्ट में लाओ, तो मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू a माइनस टी मिलेगा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा। मैं आपको आइडिया क्या दे रहा हूँ, रफ में आप क्या करना, जब भी ये प्रॉपर्टी या फिर इसके आगे की और प्रॉपर्टीज भी आने वाली है 2-3, इन सब में यही आइडिया यूज करना है कि जो प्रूव करना है उस वेरिएबल की जगह आप टी रख दीजिए, ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन आप लोगों को लेना क्या है, आपको तो RHS लेना है, सॉरी LHS लेना है। मतलब आपके पास 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, और आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन आपको x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आइडिया बता रहा हूँ। तो x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये कैसे पता चलेगा, तो जो प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए। a माइनस एक्स दिख रहा है, तो इस a माइनस एक्स की जगह पर थोड़ी देर के लिए t रखिए रफ के अंदर, रफ में ऐसा लिख लीजिए a माइनस एक्स इक्वल टू टी, और फिर इससे x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू मिलेगा a माइनस टी। अब ये सब्स्टिट्यूशन करना है आपको यहाँ पर। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू a माइनस टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने कैसे ऑब्टेन किया आपको पता चल गया ना अभी। सो x इज इक्वल टू a माइनस टी किया, अब रिप्लेसमेंट करना है। देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन में यही फर्क होता है, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं होते, तो आप सब्स्टिट्यूशन में बस इसकी जगह पर जो आएगा उसको लिख देते हो, और ds की जगह पर क्या रिप्लेसमेंट होगा वो लिख देते हो। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में और भी सोचना पड़ता है, x की जगह पर तो a माइनस टी आएगा,
इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एक्स की जगह पर क्या आएगा वो भी समझ में आता है, लेकिन लिमिट्स भी चेंज हो जाते हैं जब सब्स्टिट्यूशन करते हो। कैसे होती है मैं बताता हूँ। जैसे लिमिट में करते थे ना हम, कौन सा वाला लिमिट, जो लिमिट टॉपिक पढ़ा ना ये LIM वाला लिमिट, उसके अंदर जैसे सब्स्टिट्यूशन से जो वेरिएबल जहां पर टेंड कर रहा है जिस नंबर की तरफ वो बदल जाता था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज होता है। देखिए अगर आप पुट x इज इक्वल टू, अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, a का डेरिवेटिव आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डेरिवेटिव आएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा dt बाई डी एक्स। सो डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस डी टी, डी एक्स लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई हुआ। सो जब आप x की जगह पर a माइनस टी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब dx की जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा माइनस डी टी। पहली बात खत्म। दूसरी बात, लिमिट्स में क्या चेंज होते हैं, तो देखिए पहले तो x की वैल्यू आप 0 रखते थे। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप x की वैल्यू 0 लेते थे, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन क्या आया है, x की जगह पर a माइनस टी आया है, और वेरिएबल कौन है, t वेरिएबल है। सो जब x का वैल्यू 0 रहेगा उस समय t का वैल्यू क्या रहेगा ये आपको सोचना है। तो अगर x का वैल्यू 0 रहता है तो इसको इसके अंदर डाल के देखो। अगर x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो a माइनस टी इज इक्वल टू 0, टी को लेफ्ट में लाइए तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, a। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या है, a। तो जब आप x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लोअर लिमिट में 0 की जगह आएगा a, जब आप x की जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिमिट भी फाइंड आउट करना होता है। और अपर लिमिट देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू a, अपर लिमिट जब आप x की जगह पर a लेते हो तब क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर आपने x की जगह पर a ले लिया तो a को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो a माइनस ए 0, सो 0 इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब t का वैल्यू 0 मिलेगा। सो देन t इज इक्वल टू 0। सो सब्स्टिट्यूशन की वजह से चेंजेस क्या क्या आए तो उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर। आप सब्स्टिट्यूशन के, ये सब्स्टिट्यूशन जब मैं कर रहा हूँ तब मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू, तो LHS कैसे बन गया, अब लोअर लिमिट की जगह पर 0 की जगह आएगा a, और a की जगह आएगा 0, सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो रहा है ये चेंज, और x की जगह पर आएगा a माइनस टी, और dx की जगह पर आएगा माइनस डी टी। अब यहाँ से आगे हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें पिछली प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है बेटा। सो कैसे करेंगे देखिए, सो ये बन गया a टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, इस नेगेटिव साइन को, dt वाले नेगेटिव साइन को मैंने बाहर ले लिया, a टू 0 एफ ऑफ a माइनस टी डी टी मेरे पास रहेगा। अब बेटा मुझे नेगेटिव साइन हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिमिट्स का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का पोजीशन चेंज करूंगा। सो 0 को मैं यहाँ पर लाता हूँ और a को ऊपर ले जाता हूँ तो नेगेटिव बन जाएगा अपने आप पॉजिटिव, और एफ ऑफ a माइनस टी डी टी एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये वेरिएबल चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे पास, मैंने ये लिया था और मुझे a माइनस एक्स चाहिए, तो मैं बिल्कुल t और dt का वैल्यू, dt की जगह पर x और dx लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी अभी देखी है। सो जब आप इस स्टेप से ये स्टेप लिख रहे हो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में, तब आपको यहाँ पर रीजन देना है जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज की है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज की है, सो जब a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आप लिमिट्स चेंज कर देते हो तो साइन बदल जाता है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये रीजन यहाँ पर आएगा। सिमिलर वे से जब मैं यहाँ पर 0 टू a इसको एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिखता हूँ, तब आपको यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, दिस इज अलाउड एंड दैट वी हैव सीन इन द लास्ट प्रॉपर्टी। सो एफ ऑफ टी डी टी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको इसको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे अगर पूछा गया जाएगा एग्जाम में। तो हो क्या गया बेटा, LHS आपने लिया था ये और आप पहुंच गए RHS पर। तो इस तरीके से आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 5 विच वी हैव प्रूवन। सो बेटा यहाँ पर 30 मिनट्स के आगे चला गया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं रुकना चाहूँगा यहाँ पर और मैं कंटिन्यू करूँगा बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।